हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। मेरा आपसे सवाल है कि अर्जेंटीना में या चिले में या पेरू में कहाँ लिथियम रिजर्व्स हैं और किस देश के साथ इंडिया ने लिथियम रिजर्व्स के ब्लॉक खरीदे हैं। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी जब न्यूज़ बन रही थी, लेकिन अब इंडिया ने ऑफिशियली उस डील को कंप्लीट कर लिया है। किस एजेंसी ने किया, कहाँ किया, ये बताइए। प्लस क्या आपको ये पता है कि इंडिया में एक नाइट स्काई के लिए एक टाइगर रिजर्व भी है या नेशनल पार्क भी है, कहाँ पर है, और हाल ही में किस देश में इलेक्शंस हुए जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईरान बलूचिस्तान का क्या मुद्दा है। तो इस वीडियो के एंड तक आप ये सब समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले एक दो सवाल आपके लिए। इंडिया ताइवान बायलैटरल रिलेशंस के लिए ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इंडिया डज नॉट हैव अ फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान येट, इट फॉलोज वन चाइना पॉलिसी। इंडिया डज नॉट मेंटेन एनी ट्रेड टाइज विद ताइवान, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या नीदर वन एंड टू? आप मुझे अपना आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। जब डिस्कस करेंगे ताइवान तब आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में। पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क का डेजिग्नेशन मिला है। और क्या ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका तक फैला हुआ है? और क्या इसे स्कॉच अवार्ड मिला था 2023 में प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम के सही इंप्लीमेंटेशन को लेकर? इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? क्या आपका आंसर है? कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आप सही है या गलत है आपको जब हम डिस्कस करें तो पता लग जाए। दोनों ही टॉपिक न्यूज़ में थे। डार्क स्काई पार्क क्या होता है, कहाँ तक ये टाइगर रिजर्व स्प्रेड है, इसके बारे में, और ताइवान के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगले साल की तैयारी को लेकर सीरियस है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे क्रैश कोर्स टाइटन की। अभी आपको क्लासेस मिल जाएंगी 3 दिन तक बिल्कुल मुफ्त, जहां आप उन क्लासेस को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्लासेस आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है। हालांकि हमने पूरा ख्याल रखा है कि बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाए। ये एक ऑनलाइन कोर्स है टाइटन 2.0 जो इंग्लिश में है, संकल्प हिंदी में होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे ज्वाइन करके लिए 3 दिनों तक 22, 23, 24 तक आप क्लासेस देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह अप्रोच करना है सब्जेक्ट को, ये कोर्सेज में किस तरह पढ़ाया जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अगले साल के लिए अच्छी सी प्रिपरेशन करना तो आप डू ज्वाइन दिस कोर्स, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। पहली बात, इंडिया और चाइना के बीच में कुछ स्कर्मिशेस हुए थे, यानी कुछ विवाद बढ़ गए थे। विवादों को लेकर हमें पता है कि चाइना और इंडिया के बीच में एक बाउंड्री है। इसमें 3 सेक्टर हैं। कौन कौन से सेक्टर है इंडिया और चाइना के बाउंड्री के? ये ऊपर वाला वेस्टर्न सेक्टर है। वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन के ऊपर ऑलरेडी चाइना का कब्जा है। ये रीजन जो है ये चाइना के कब्जे में है और वो कहता है कि वो चाइना का पार्ट है, ठीक है। ये है वेस्टर्न सेक्टर। फिर मिडिल सेक्टर आता है जो काफ़ी कम विवादों वाला है, जो आपका यहाँ पर आता है उत्तराखंड और हिमाचल वाला। ये मिडिल सेक्टर है। मिडिल सेक्टर में बहुत कम विवाद है, लेकिन नाथुला पास और बाकी जगहों पर सिक्किम को भी ऐड कर लें वो, तो इस इलाके में नॉर्मली कम विवाद माना जाता था, लेकिन अब विवाद और बढ़ गया है। और फिर भूटान के बाद आपका स्टार्ट होता है जो एरिया, वो है आपका ईस्टर्न सेक्टर, जहाँ विवाद और बढ़ा हुआ है। यानी विवाद इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि ईस्टर्न सेक्टर जो देखिए, भारत चाइना की बाउंड्री इतनी लंबी, ठीक, इसमें 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है वेस्टर्न सेक्टर, ये वाला कश्मीर वाला, एक मिडिल सेक्टर हिमाचल उत्तराखंड वाला, और ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में आपका मेनली अरुणाचल प्रदेश आता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्लेम ठोक देती है चाइना की पूरा इलाका ही हमारा है। तो रिसेंटली 2 स्कर्मिशेस के वीडियो आए इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में बॉर्डर पे। तो कहाँ पर? तो वो आया था आपको ईस्टर्न सेक्टर में। ईस्टर्न सेक्टर कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश के इलाके में है, जहाँ वो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश ही क्लेम करते हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि जो तवांग का रीजन है ये असल में ईस्टर्न तिब्बत है, जिसका इंडिया खुलेआम विरोध करता है। अरुणाचल प्रदेश और इन इलाकों पर कब्जा जमाने की कोशिश चाइना की क्यों है? क्योंकि देखिए चाइना का यहाँ पर एक इलाके के ऊपर कब्जा है जो है तिब्बत असल में एक सॉवरेन कंट्री तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट ऑटोनमस स्वायत्त कंट्री थी कई मामलों में, जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया था। और तिब्बत से बहुत सी नदियाँ बहती हैं। दुनिया की 7 सबसे बड़ी रिवर्स जो हैं, उनमें से मेजर रिवर्स कई वो सारी तिब्बत के प्लेट्यू से निकलती हैं। तिब्बत में बहुत से रिसोर्सेज भी हैं और तिब्बत पे कंट्रोल बना के रखना चाहता है चाइना। और कहा जाता है चाइना की स्ट्रैटेजी है टू इंश्योर द पाम ऑफ तिब्बत। अगर हम एक हाथ को देखें ना, तो अगर तिब्बत को हम एक पाम की तरह माने, हथेली की तरह, तो 5 उंगलियां जो होती है ना, उसको सिक्योर करना चाहता है चाइना। कि अगर इस हाथ को सिक्योर करना चाहते हैं तो 5 उंगलियां भी सिक्योर करनी पड़ेगी। हाथ थोड़ा बुरा बन गया पर काम चला लेते हैं इससे ही। यानी तिब्बत को सिक्योर करने के लिए चाइना को इंश्योर करना पड़ेगा कि 5 फिंगर्स नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख, ये उनके अच्छे खासे कंट्रोल में हों, तब जाकर
तिब्बत सिक्योर होगा। तिब्बत के आसपास के रीजन को पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। अपनी हथेली को आप देखो तो हथेली सिक्योर तब होती है जब आपकी पांचों उंगलियां काफ़ी स्ट्रांग हो, तो इसे कहते हैं फिंगर्स अराउंड तिब्बत। और चाइना चाहता है कि तिब्बत पे उसका कंट्रोल हमेशा बना रहे, इसलिए जो आसपास की 5 फिंगर्स है उसे वो कंट्रोल करना चाहता है। कौन कौन सी 5 फिंगर्स है? अरुणाचल, सिक्किम, भूटान, नेपाल, लद्दाख, और एक और फिंगर है जिसे सिक्योर करना चाहता है। मुझे बता सकते हैं 5वीं कौन सी उंगली होगी तिब्बत के आसपास? मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, ये ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में ऐसा कहते हैं कि 5 उंगलियां। ये तिब्बत है, बाउंड्री देखिए, लद्दाख पहला, दूसरा नेपाल, तीसरा सिक्किम, चौथा भूटान और 5वां अरुणाचल। इसके कंट्रोल बढ़ाना चाहती है वो, इसलिए आपको दिख रहा होगा अरुणाचल पर उनका पूरा कंट्रोल है। नेपाल के साथ वो लगातार अपने आप को पुश कर रहे हैं, भूटान के ऊपर दबाव बनाते हैं। लाथुला का पास जो है यहाँ पर सिक्किम में, यहाँ पर विवाद हुआ, और लद्दाख में भी लगातार विवाद बना रहता है। इसीलिए चाइना के साथ विवाद लगातार इंडिया का बढ़ता रहता है, ये हमें जानना ज़रूरी था। और लगातार वो डैम्स भी बिल्ड कर रहा है तिब्बत में, जिससे रिवर्स को कंट्रोल कर सकता है। तो ये मुद्दा है चाइना इंडिया के बीच में एक प्रमुख मुद्दा, जो जनरली हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो अभी जो स्कर्मिशेस के वीडियो आए कुछ वेस्टर्न सेक्टर के ही वीडियो थे, लेकिन इसके अलावा चाइना आपको दिखेगा दुनिया भर में अपना पैर पसार रहा है। और वहाँ एक जगह जो न्यूज़ में है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को लेकर एक कॉम्पिटिशन चल रहा था 2 देशों के बीच में, चाइना और यूएसए। याद रखिए, साउथ अमेरिका को जब हम देखते हैं तो उसके ऊपर किसका प्रभुत्व है? यूएसए का। ये असल में साउथ अमेरिका एक ऐसी टेरिटरी है जो बिल्कुल यूएसए के पेरिफेरी पे आती है, यूएसए के जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें आती है। लेकिन अब वहाँ चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू लगातार पैर पसार रहा है। अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए चाइना असल में साउथ अमेरिका में लगातार ट्रेड और पोर्ट बिल्ड कर रहा है, और एक डीप सी पोर्ट उसने शुरू किया है एक नई रीजन में, जो बिल्कुल लीमा के पास है। लीमा कहाँ है, किस देश की राजधानी है? लीमा में कुछ क्लाइमेट टॉक्स भी हुए, तो शायद आपको याद हो। देखिए, ऐसा नया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं वो साउथ अमेरिका के साथ व्यापार जोड़ने के लिए। तो लीमा के पास कैंचे है, या चैंके जिसे हम कहें, पेरू में। यहाँ पर एक बड़ा डीप सी वाटर पोर्ट चाइना ने ऑपरेशनल कर लिया है। ये डीप सी वाटर पोर्ट जो है उन्हें बहुत भयंकर एक्सेस देगा इस पूरे इलाके के व्यापार के साथ। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये कैंचे पोर्ट जो है डीप सी वाटर पोर्ट बन रहा है, और लगभग अगले साल तक ऑपरेशनल भी हो जाएगा, इसी साल के अंत तक हो सकता है। तो कैंचे पोर्ट कहाँ खुल रहा है? तो ये खुल रहा है पेरू में। और पेरू के ऊपर इतना फोकस क्यों किया गया चाइना के द्वारा कि $3.5 बिलियन का ये पोर्ट बिल्ड किया जा रहा है पेरू के कैंचे में? तो इसकी वजह यह है कि चाइना का जो सिल्क रूट है, यानी समुद्री रास्ते का रूट, और उनका बेल्ट रोड जो ज़मीनी सड़कों का वो जो जाल बिछा रहे हैं, इसके पीछे साउथ अमेरिका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्योंकि साउथ अमेरिका में बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके लिए हौड़ मचने ही वाली है। फॉर एग्जांपल, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, बैटरीज हैं, इनका प्रोडक्शन बहुत रेलेवेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। और इस इलाके में कॉपर हो, लिथियम हो, इन सब का सर्वाधिक रिजर्व दुनिया में कहीं है, तो इसी रीजन में है। इसलिए यहाँ पर व्यापार बढ़ाने से, इनको अपने ऊपर निर्भर बनाने से और इनसे मैक्सिमम रिसोर्सेज गेन करने से चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा है। और अभी तो चाइना साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन चुका है, जो युगों से अमेरिका रह रहा है, लेकिन अब वो चाइना आ चुका है उसमें टॉप पर। वो दिखाता है कि चाइना कैसे अपने आप को और पुश कर रहा है, इवन अमेरिका के आसपास के रीजन में ट्रेड के थ्रू। तो चाइना की जो पॉलिसी है वो ट्रेड लेड पुश है, ट्रेड लेड कंट्रोल बढ़ाना चाह रहे हैं वो। चेकबुक डिप्लोमेसी भी कहते हैं इसको। चेकबुक डिप्लोमेसी मतलब जैसे $3.5 बिलियन का ये पोर्ट बनाने की बात हो रही है, ये पोर्ट हो सकता है उतना फ़ायदा ना करे पेरू को, लेकिन पेरू को जब लालच दिया गया कि देखिए सर, आपको $3 बिलियन का हम यहाँ पे पोर्ट बना के देंगे सस्ती दरों पर, कम ब्याज में आप हमसे ले लीजिए, तो उनके पॉलिटिशियंस को भी लगा कि हाँ भाई, पोर्ट मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, बन के दे रहे हैं, हो सकता है कल को व्यापार बढ़ेगा तो बहुत सारा पैसा आएगा, हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, फिर हम इनका लोन चुका देंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ जाएगा, एक बड़ा सा डीप सी वाटर पोर्ट भी हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि ये पोर्ट वायबल नहीं होते अक्सर। इन्हें वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट कहते हैं कि एक बार उन्होंने पैसा देके बना तो दिया, लेकिन आप इसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि व्यापार शुरू होने में बहुत समय लगता है। और कई ऐसी जगहों पे पोर्ट खोले गए हैं जहां व्यापार की संभावना भी बहुत कम है। साउथ अमेरिका में ज़्यादा डिमांड नहीं है, और वहां व्यापार आप करेंगे तो आपके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा आने की संभावना नहीं है, समय लगेगा। तो उस केस में इतना महंगा पोर्ट खोलने का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन चाइना ने एक एग्रीमेंट में एक क्लॉज साइन कराया होता है कि कुछ समय बाद अगर आप हमें इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए इसका, तो हम इसके ऊपर अपने कब्जे में ले लेंगे इसे। तो ऐसा ही कुछ चाइना लगातार करता है। इसे कहते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी, यानी चेक काट के दे दिया बड़ा सा कि भाई लो, अब ये पोर्ट पे काम करो। पोर्ट पे जब आप ब्याज नहीं चुका पाओगे तो वो उसके ऊपर कब्जा जमा लेगा। और यही डर है अमेरिका को कि उनके आसपास कहीं इतने सारे डीप सी वाटर पोर्ट्स और पोर्ट्स जो बिल्ड कर रहा है चाइना,
कहीं वो मिलिट्री बेस बनाकर साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका में एंटर ना कर जाए, जिनसे उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। तो कैंचे पोर्ट की बात अभी हो रही है, जो कहाँ पर, पेरू में है, लीमा के पास, साउथ अमेरिका में है। यहाँ पर ही आपका एक गोल्डन ट्राइंगल बनता है, लिथियम का ट्राइंगल, जहाँ वर्ल्ड का लिथियम रिजर्व है। पेरू दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है सर्वाधिक कॉपर के रिजर्व में। 1 नंबर पे चिले है, 2 नंबर पे पेरू है कॉपर के रिजर्व के मामले में। तो बैटरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम ओर की बात कर लें, वहाँ भी साउथ अमेरिका में बहुत से रिजर्व्स हैं। अब कहानी है कि इंडिया भी असल में जो अपना लिथियम वगैरह है नॉर्मली वो इंपोर्ट कहाँ से करता है, वो मैक्सिमम इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता था। तो इंडिया ने भी अर्जेंटीना के साथ डील की है। लेकिन इसमें जाने से पहले एक बार साउथ अमेरिका की हम ज्योग्राफी को देखें। तो जब साउथ अमेरिका में माउंटेन रेंजेस हैं, उनमें फेमस एंडीज माउंटेन है, और इसके जस्ट नीचे एटाकामा के डेजर्ट है, यहाँ पैटागोनिया है। तो एटाकामा वन ऑफ द ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो रेन शैडो जोन में पड़ता है। तो एटाकामा, पैटागोनिया 2 इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रासलैंड यहाँ पर है बहुत सारे, जैसे पंपास का ग्रासलैंड हो गया। और इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक प्लेट्यू है, माटो ग्रासो प्लेट्यू। कहाँ पर है? तो ब्राज़ील अर्जेंटीना के पास ये पड़ता है आपको, माटो ग्रासो प्लेट्यू। फिर यहीं पास में ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, और ऊपर आपका अमेजॉन बेसिस, यानी अमेजॉन के जो आपके फॉरेस्ट हैं इस रीजन में आते हैं। और ऊपर अगर हम देखें तो गैलापागोस आइलैंड भी है। गैलापागोस आइलैंड क्यों फेमस है? डार्विन का नाम सुना है आपने? डार्विन असल में जब अपने शोध में गए थे, स्पीसीज़ के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में रिसर्च किया था, इसी आइलैंड में गए थे, गैलापागोस आइलैंड, क्योंकि ये बहुत कम लोग यहाँ रहते थे, कभी हैबिटेट नहीं हुआ था। तो ये अपने जिस तरह युगों पहले ये आइलैंड था वैसा ही उस समय भी था, और आज भी लगभग यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो गैलापागोस आइलैंड कहाँ है? तो जस्ट साउथ अमेरिका के ऊपर इस कोने में है। एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पर आपको पता है, एटाकामा कहाँ पर है पता लग गया, पैटागोनिया कहाँ पर है पता लग गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट रिवर्स में जैसे पनामा रिवर बहती है यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा आपकी अमेजॉन रिवर बहती है। अमेजॉन ये देखिए यहाँ से आ रही है, तो यहीं इसके आसपास अमेजॉन की ग्रीन फॉरेस्ट भी हैं सारे के सारे। तो ये रहा पेरू का लीमा, और यहाँ बिल्कुल वो आपका जो बनाया जा रहा है पोर्ट यहाँ बिल्ड किया जा रहा है। ये रहा एटाकामा का डेजर्ट यहाँ पर है, पैटागोनिया यहाँ पर है, ठीक है। और फॉकलैंड आइलैंड आपको दिखेगा यहाँ आसपास अर्जेंटीना के पास, ये रहा, जहाँ अभी यूके एडमिनिस्टर करता है। यहाँ जंग लड़ी गई थी अर्जेंटीना यूके के बीच में भी इस आइलैंड को लेकर। बिल्कुल गोवा जैसा एग्जाम्पल इंडिया में था, वैसा ही फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर था? अर्जेंटीना में है। इसके अलावा आपको रीजन यहाँ दिख रहा हो साउथ अमेरिका का, तो बोलिविया, पेरू, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलिविया, ये आपको लोकेशन याद रखिए। इनमें से आपको जो लैंडलॉक कंट्री है उनमें एक बोलिविया दिखेगी और पैराग्वे दिखेगी। ये लैंडलॉक कंट्रीज है इस रीजन में। फिर आपको याद रखना दुनिया भर में लैंडलॉक कंट्रीज कितनी है वो पता होनी चाहिए। साउथ अमेरिका की हमने बात की, अब इंडिया यहाँ क्या कर रहा है? इंडिया ने भी असल में लिथियम को बढ़ाने के लिए, लिथियम का इंपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लिथियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व आज के युग में देखा जाता है एज अ वाइट गोल्ड। क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ लिथियम का बहुत यूजेज है बैटरी की प्रोडक्शन में। तो इंडिया मैक्सिमम जो लिथियम है वो इंपोर्ट कहाँ से करता है? तो चाइना से करता है। अब इंडिया इसको कम करने के लिए अर्जेंटीना के साथ डील कर रहा है, कुछ पोर्ट्स पे रिसर्च स्टार्ट भी कर दिए हैं। अब इंडिया ने एग्रीमेंट इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया था। ऑस्ट्रेलिया अभी की एक्सपोर्टर है लिथियम का दुनिया भर में, लेकिन रिजर्व और प्रोडक्ट के मामले में साउथ अमेरिका इनसे कहीं आगे है। तो कॉपर हो, लिथियम हो, इनको लेकर यहाँ पर लगातार बातें चल रही थी इंडिया की भी। और इंडिया की काबिल ने, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने, जो अर्जेंटीना के ब्लॉक्स हैं उनके साथ एमओयू साइन हो चुका है। और क्वार्टाडेरा 1, क्वार्टाडेरा 8, क्वार्टाडेरा 7, क्वार्टाडेरा 6 के ऊपर इंडिया अब काम करना स्टार्ट करेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसके साथ काबिल का हुआ? काबिल क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसके पास एक्सप्लोरेशन और एक्सक्लूसिविटी राइट्स हैं इन 5 ब्लॉक्स के ऊपर, जहां ये इवेलुएट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे लिथियम के लिए। और लिथियम की डिस्कवरी के बाद इसका जो एक्सप्लॉयटेशन है, कमर्शियल यूज़ है, वो इनको लाइसेंस मिल जाएगा जहां ये काम कर पाएंगे। तो याद रखिए चिले, अर्जेंटीना में दुनिया का लगभग 30 से 35% जो सप्लाई है दुनिया का इन्हीं कंट्रीज़ में है। चिले में तो ऑलमोस्ट 11% का वर्ल्ड का लिथियम रिजर्व है, और अर्जेंटीना में अराउंड 6% जो अभी सप्लाई ग्लोबली हो रहा है वो अर्जेंटीना से हो रहा है। तो यहीं पर फेमसली एक ट्राइंगल बनता है जिसे हम कहते हैं लैटिन अमेरिका लिथियम ट्राइंगल। तो अर्जेंटीना, बोलिविया और ये कौन सी कंट्री है? चिले, इन सब के बीच में यहाँ मैक्सिमम जो वाइट गोल्ड है उसका प्रोडक्शन होता है। ये देखिए ऐसा दिखता है असल में लिथियम जब एक्सप्लोर किया जाता है, इसलिए इसे वाइट गोल्ड भी कहते हैं। तो ये लिथियम ट्राइंगल कहलाता है ये इलाका। तो कहाँ है लिथियम ट्राइंगल? इट्स इन साउथ अमेरिका, ठीक। और लिथियम ट्राइंगल में जो इम्पोर्टेंट आपकी लोकेशन जैसे अटाकामा हो गया, पॉकेटस हो गया, पॉजिलस हो गया, पॉसस ग्रेनाड्स हो गया, तो इन इलाकों में एक्सप्लोरेशन की बात की जाती है। यह है लिथियम ट्राइंगल। इसमें 24% जो ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन है, रिसोर्स है, वो अर्जेंटीना के पास है।
14% बोलिविया के पास है, 14% चिले के पास है और 2% ऑलमोस्ट पेरू के पास है। अब कई जगह इसको एक्सटेंड करके इसको पेरू तक भी खींचा जाता है इस लिथियम ट्रायंगल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको लायन बैटरीज दिखती होंगी, LION, लिथियम आयन बैटरीज। जो भी बैटरी फ़ोन में यूज़ हो, चाहे कहीं भी यूज़ हो, वहाँ पर लिथियम का यूज़ ज़रूर होता है। इसलिए साउथ अमेरिका के में लगातार अपना जो कैपेसिटी बढ़ा रही है चाइना, उसके पीछे यही वजह है कि लिथियम और कॉपर वहाँ से वो इम्पोर्ट करके ले जाए। इसलिए डीप सी वाटर पोर्ट तक बिल्ड कर रहे हैं। अब मुझे बताइए डीप सी वाटर पोर्ट होता क्या है, नॉर्मल पोर्ट से कैसे डिफरेंट है एक डीप सी वाटर पोर्ट। डीप सी वाटर पोर्ट थोड़ा बाहर बनाया जाता है। इसमें कम से कम 13 मीटर से भी के जो शिप्स होते हैं वो वहाँ पे आके लग सकते हैं, ठीक है। 13 मीटर से भी बड़े साइज़ के शिप्स यहाँ लग सकते हैं, प्लस अराउंड 33 फीट से भी ज़्यादा गहरा होता है वो पोर्ट। तो बड़े शिप्स, कंटेनर शिप्स वहाँ पे लग सकते हैं। इनसे आप बड़ी मात्रा में व्यापार कर सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पोर्ट, डीप सी वाटर पोर्ट, जो इंडिया के आसपास, इंडिया भी बिल्ड करना चाह रहा है। ईरान में काफ़ी कुछ है, पर्शियन गल्फ के आसपास काफ़ी डीप सी पोर्ट्स हैं। चाइना का पुश करना, बांग्लादेश में भी मातार बड़ी एक डीप सी पोर्ट बन रहा है अब। तो इंडिया के आसपास भी चाइना और जापान जैसी कंट्रीज ऐसा पुश लगा रहे हैं, इंडिया भी काम कर रहा है इनके ऊपर। तो डीप सी पोर्ट व्यापार को बढ़ावा देते हैं। इंडिया ने किसके साथ अभी एग्रीमेंट लिथियम ब्लॉक्स के लिए साइन किया, इंपॉर्टेंट ये है, अर्जेंटीना के साथ, ठीक है। पेरू में क्या हुआ है, एक डीप सी पोर्ट बनाया किसने, चाइना ने। और पेरू में याद रखिए माचू पिचू माउंटेन्स है, काफ़ी खूबसूरत जगह है, एंडीज माउंटेन की पूरी रेंज वहाँ से पास आउट होती है। तो बहुत संभावना है आगे भी इंडिया भी यहाँ टूरिज्म और बाकी सेक्टर को लेके ग्रोथ देख सकता है। अब हाल ही में हमने जाना, आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ डिटेल में, कि ईरान ने पहले पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक की, कुछ मिसाइल्स और एयरफोर्स कुछ अटैक किया। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में ईरान के ऊपर कुछ अपने मिसाइल देकर कहा हमने उनके टेररिस्ट होकर उड़ा दिया। और दोनों ही चीज़ें जो हुई है बलूचिस्तान के रीजन में हुई है। तो बलूचिस्तान क्या है असल में, बलूच का रीजन क्या है? तो देखिए बलूच एक ट्राइब का नाम है, और बलूच ट्राइब जो है वो असल में केवल या तो पाकिस्तान में या ईरान में सीमित नहीं है। ये जैसे पश्तून ट्राइब पाकिस्तान के ऊपरी इलाके में है, उसी तरह नीचे के इलाके में बलूचिस्तान का रीजन है जहाँ बलूच ट्राइब रहती है। तो ये असल में 3 देशों में बटी हुई है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में। तो अब देखिए ये जो आपका बलूचिस्तान का रीजन इंडिया में है, पाकिस्तान में है, और ये जाहिदान चाबहार का रीजन जो ईरान में है, और जो ऊपर अफगानिस्तान का रीजन है वहाँ तक ये फैले हुए हैं। काफ़ी सालों से अपनी आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए बलूची के साथ बलूच जो ग्रुप है, पहले समझिए कि बलूचिस्तान की कहानी क्या है। अराउंड 10 मिलियन बलूचीज होते हैं। अब बलूच, पहली बात देखिए बलूच ट्राइब किस तरह के इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो बलूच नॉर्मली सुन्नी सेक्ट को फॉलो करते हैं। याद रखिए इस्लाम में मेनली 2 सेक्ट होते हैं, मेनली शिया और सुन्नी। तो पाकिस्तान, पहली बात, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो सुन्नी मेजॉरिटी है। पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, जबकि ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है। और ईरान में सुन्नीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जबकि पाकिस्तान में शियाज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इन्हें खटमल तक कहा जाता है, बहुत बुरी तरह व्यवहार किया जाता है इनको, जैसे इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो एक तो पहली बात, बलूच जो पाकिस्तान में रहते हैं, आप कहोगे सर वो तो सुन्नी है, तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है। असल में बलूच प्रोविंस पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। अराउंड 60% जो पाकिस्तान का एरिया है वो सारे बलूच प्रोविंस के अंदर ही आता है। लेकिन यहाँ संसाधन भी बहुत ज़्यादा है, पर लोग बहुत कम है। 6% के आसपास पॉपुलेशन यहाँ रहती है पाकिस्तान की, और इतने बड़े प्रोविंस में बहुत कम जो निवेश है वो पाकिस्तान करता है। जितना पैसा यहाँ से निकलता है वो सब ये यहाँ से निकाल के कहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो कराची में या फिर पंजाब के रीजन में, सिंध या पंजाब, जहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन उनकी रहती है, वहाँ सारा पैसा जाता है। संसाधन कहाँ से निकलते हैं? बलूचिस्तान से। अब याद रखिए यहाँ पे बलूचिस्तान को क्यों प्रताड़ित किया जाता है लोगों को, क्योंकि एक तो बलूची है, उनकी भाषा अलग है, वो उर्दू नहीं बोलते, और प्लस उनके संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है और इनसे एक दूरी बनाई जाती है। जबकि दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार अगर आप देखें तो सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस ईरान वाला, अब यहाँ तो ये बेचारे सुन्नी हैं, तो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं, और ये आज़ादी की डिमांड पाकिस्तान से भी करते हैं तो वहाँ भी उनकी आर्मी मारती है, यहाँ ईरान में करते हैं तो वहाँ उनकी आर्मी मारती है, और थोड़े से ये अफगानिस्तान में भी है। अफगानिस्तान के भी जो बॉर्डर एरिया ईरान और पाकिस्तान का, उसके बॉर्डर एरियाज़ में आपको बलूच देखते हैं, लेकिन वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं। तो लगातार बलूची नेशनलिस्ट जो हैं वो एक फ्रीडम की बात करते हैं। तो वहाँ कुछ बलूची ऐसे हैं जो ईरान की जो रिजीम है उसके सपोर्टर हैं, कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, कुछ पाकिस्तान के विरोधी हैं। तो अलग अलग ग्रुप यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। ये ग्रुप आपस में एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। इसीलिए बलूचीज़ वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं हर तरफ से। अब कहना यह है कि लगातार जो सिस्टम यहाँ बना हुआ है युद्ध का, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए यहाँ अगर आप देखें रीजन में, तो पहली बात, पाकिस्तान में कौन से टेररिस्ट ग्रुप के नाम पर अटैक किया था ईरान ने? जो यहाँ का रीजन है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप एक्टिव है जिसको देखकर ईरान ने हमला किया था?
अब आपको याद करना है, जैश ए मोहम्मद से आप उसको याद कर सकते हैं। जैश अल अदल नाम था ग्रुप का, जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। ईरान का कहना था कि हमने इसके ऊपर हमले किए, इनका जो टेररिस्ट कैंप है बलूचिस्तान में वहाँ उसको उड़ाया। बदले में पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ करना था, उन्होंने रिटेलिएशन किया। लेकिन याद रखिए, जो बलूची पॉपुलेशन है पाकिस्तान में भी सताई हुई है, ईरान में भी सताई हुई है, क्योंकि ट्राइबल ग्रुप है प्लस शिया मुस्लिम्स हैं, तो इनकी विवाद दोनों देशों में अलग अलग तरह की समस्याएं झेलते रहते हैं। तो बलूच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन BLO वहाँ BLA ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में। ये ग्रेटर बलूचिस्तान की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की भी बात करते हैं, पर इनके सपोर्टर कोई है नहीं अभी। और क्योंकि ईरान भी इसमें इन्वॉल्व है, तो हमें याद रखना चाहिए ईरान अभी कई जगहों पर कई तरह के हमले लड़ाइयाँ की चीज़ें कर रहा है। हाल ही में ईरान ने इराक में कुछ एक स्ट्राइक की थी, जहां मोसाद के कुछ लोगों को उन्होंने उड़ाया था। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है, जिनकी खुफिया एजेंसी इजराइल की, उसका नाम है मोसाद। इनका कहना था कि मोसाद इराक में ऑपरेट कर रहा था, इसलिए हमने वहाँ पर इनको उड़ा दिया। तो यहाँ इराक में ये हमला हुआ था। देखिए ये रहा अरबियन जो पर्शियन गल्फ है, इसके ऊपर यहाँ ईरान है। ईरान से किसका किसका बॉर्डर लगता है, तो ये रहा इराक पे यहाँ अटैक किया था अभी ईरान ने। इसके अलावा सीरिया के इलाके में भी इन्होंने कुछ जो रीजन है जहाँ पर आईसिस, यानी इस रीजन में इदलिब का रीजन, यहाँ पर इस्लामिक स्टेट के कुछ आतंकवादी ने घर बना लिया, तो ईरान ने उनके ऊपर भी हमला किया। और प्लस लेबनान के रीजन में भी अटैक किया था। ये लेबनान का रीजन यहाँ इसराइल से ठीक ऊपर, यहाँ पर भी इनका विवाद चल रहा था, तो यहाँ भी हमले इन्होंने किए थे। इसके अलावा पंजगुड़, जो 2 मिलिट्री स्ट्राइक कहाँ हुई, जैश अल अदल में, किसके खिलाफ, जैश अल अदल के खिलाफ। कहाँ, पंजगुड़ नाम का इलाका था वहाँ, जो बलूची इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। इस्लामाबाद ने इसके बाद पाकिस्तान ने इनके ऊपर दोबारा स्ट्राइक ईरान के ऊपर भी की अभी, लेकिन संबंध थोड़े नॉर्मलाइज हो गए हैं। तो ये पूरी कहानी यहाँ है, जहाँ ईरान हर जगह एक्टिव है, हर जगह एक युद्ध की स्थिति में बना हुआ है, जिसका फायदा USA को होगा, जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इजराइल ईरान का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन, सऊदी अरेबिया ईरान का तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन। इजराइल के साथ ईरान का विवाद क्यों है? इजराइल के साथ ईरान का विवाद इसलिए है क्योंकि वो कहता है कि इजराइल एक इलेजिटिमेट स्टेट है, और ये बात करते हैं पैलेस्टाइन की आज़ादी की, ये सपोर्ट करते हैं हमास को, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ पैलेस्टीन की जगह होनी चाहिए। ईरान का विवाद सऊदी अरेबिया के साथ इसलिए है क्योंकि सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है जो सुन्नी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, और ईरान एक शिया मेजॉरिटी स्टेट है जो शिया ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, इसलिए इनका विवाद सऊदी अरेबिया के साथ भी है। और इनका तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन जो USA है, इनका कहना है USA हमारे खिलाफ काम कर रहा है, लगातार हमारे कल्चर, हमारे देश के खिलाफ है, इसलिए USA से भी युद्ध है। अब याद रखिए, ईरान में दुनिया की सर्वाधिक शिया पॉपुलेशन रहती है। ईरान के अलावा दुनिया की जो मोस्ट शिया मुस्लिम्स हैं किस देश में रहते हैं, तो इंडिया में रहते हैं। हालांकि इंडिया की ओवरऑल मुस्लिम पॉपुलेशन में सुन्नी ग्रुप ज़्यादा है, लेकिन शियाज की भी बात करें तो दुनिया में सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शिया मुस्लिम्स इंडिया में ही रहती है, इसलिए इंडिया के संबंध ईरान से अच्छे ही हैं। तो ये पॉलिटिक्स है ईरान की, क्योंकि उसमें शिया ग्रुप्स का वो अपने आप को लीडर मानता है, और अलग अलग जगहों पर ईरान बैक्ड ग्रुप काम करते हैं। जैसे लेबनान में ईरान का जो ग्रुप बैक्ड है उसका नाम क्या है, लेबनान में हिजबुल्लाह। यमन में इन्हीं का एक बैक ग्रुप लड़ रहा है, उसका नाम क्या है, हाउती रिबल्स। ठीक है, इनका एक IRGC ग्रुप है, रेवोल्यूशनरी गार्ड इसका नाम कहते हैं, वो ऑपरेट करता है कई जगह, इराक में लड़ रहे हैं, ये सीरिया में लड़ रहे हैं, तो कई देशों में इनके ऐसे ग्रुप्स एक्टिव हैं। इसलिए ईरान, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है क्योंकि हमने डिटेल में इसको पहले कवर किया हुआ है पिछले वीडियोस में भी। अब आगे बढ़ते हैं और बात आती है महाराष्ट्र के पेंच रिजर्व की। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है, कुछ लोगों को डाउट होगा। ये असल में 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कुछ हिस्से महाराष्ट्र में का भी ये पार्ट है। तो जो रीजन महाराष्ट्र का है वहाँ पर इसको इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया है। डार्क स्काई पार्क मतलब देखिए, रात के समय में अक्सर हम देखते हैं एक समस्या होती है लाइट पोल्यूशन की, तो वो इलाके अब बचे ही नहीं जहाँ रात भर अंधेरा रहे, घुप अंधेरा रहे, तो हम आसमान को देख सकें। जब लाइट पोल्यूशन होता है, नाइट स्काई क्लियर नहीं हो पाती, वहाँ पर लाइट का काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो इसी वजह से वो आसमान भी क्लियर नहीं रहता। लेकिन कुछ ऐसे रीजन है जो इनमें बेहतर स्थिति में है। तो पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास का जो इलाका है उसको IUCN ने इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क घोषित किया है, जो नाइट के स्काई को प्रोटेक्ट करता है, इसमें लाइट का पोल्यूशन नहीं होता। तो ये पहला डार्क स्काई पार्क इंडिया का होगा। किन राज्यों में है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। और जी हाँ, इसको रिसेंटली अवार्ड भी दिया गया था अपने प्रैक्टिसेस के लिए। और IUCN ने बोला है क्योंकि नाइट स्काई बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल कल्चरल हिस्टोरिकल रिसोर्सेज के रूप में इसको ये डेजिग्नेशन दिया गया है। और ग्लोबल थ्रेट बढ़ता जा रहा है, लगातार
लाइट पोल्यूशन बढ़ रहा है, इससे हमारे कई सारे जो रिसोर्सेज हैं खत्म हो जाएंगे। कई ऐसे जीव हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस लाइट पोल्यूशन को नहीं झेल सकते, और इसीलिए उन्हें बचाना हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दुनिया भर का। और इसके लिए पेंच टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड दिया गया। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में मेनली है, लेकिन कुछ हिस्सा पेंच का महाराष्ट्र में कवर करता है, मेजरली ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, नाइट स्काई ऐसी दिखती है, बिल्कुल लाइट नहीं, बिल्कुल प्रिस्टीन क्लियर। तो अब यहाँ पर जो स्काई को पढ़ते हैं या देखते हैं वो आकर यहाँ पर काम भी कर सकते हैं। ये पेंच टाइगर रिजर्व की बात हो गई। अब एक गंगा सागर की बात करते हैं। गंगा सागर एक ऐसा इलाका है जो लगातार पॉल्यूशन में, क्लाइमेट चेंज में और वल्नरेबिलिटीज में टॉप पर है, जहाँ बहुत बुरी हालत हो रखी है। गंगा सागर असल में है क्या? गंगा सागर में बहुत ज़्यादा पिलग्रिमेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ बहुत से लोग जाते हैं जहाँ पर गंगा बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो उसे कहते हैं गंगा सागर। और गंगा सागर एक आइलैंड की तरह है। यहाँ देखिए, यहाँ पर गंगा सागर आइलैंड है साउथ परगनास के पास, और इस आइलैंड में बहुत से लोग आते हैं जो यहाँ पर आकर डुबकियाँ लेते हैं, और एक तरह का तीर्थ स्थल है। लेकिन दिक्कत ये है कि लगातार साइज में घटता जा रहा है, ये लगातार डूबता जा रहा है। जो गंगा रिवर है, हुगली रिवर, यहाँ बे ऑफ बंगाल समंदर में मिलती है, तो लोग यहाँ पिलग्रिमेज करने आते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने यहाँ के जो लोग नहाने के लिए जो घाट का इस्तेमाल करते हैं उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया है, और उन्होंने मांगा ऐसा कि यहाँ जो होता है इसको नेशनल फेयर स्टेटस दिया जाए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रीन फुटप्रिंट है इसको घटाया जाए। क्योंकि 10 मिलियन, लगभग 1 करोड़ के आसपास यहाँ पिलग्रिम आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पर इतनी मात्रा में श्रद्धालु झेलने की कैपेसिटी इस आइलैंड की नहीं है, जो बहुत वल्नरेबल है और पूरी तरह तबाह हो रहा है। इसलिए इसे कंट्रोल करने की बात की जा रही है। कोलकाता से 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर बसा हुआ आइलैंड का असल में इस चीज़ को झेलने के लिए काफ़ी नहीं। PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो भी मेनलैंड चाइना कम्युनिस्टों वाला, ये अपने आप को कहने लग गया। और ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो ताइवान है ये अपने आप को कहता था। तो चाइना कौन है, इसका विवाद इन दोनों देशों के बीच में था। कामेंतोंग का ऐसा मानना था पार्टी का, एक पॉइंट के बाद हम दोबारा आकर इस चाइना पे कब्जा कर लेंगे और चाइना हमारा हो जाएगा। जो असली चाइना भी हम है, इन लोगों ने ज़बरदस्ती इलीगली कब्जा किया हुआ है। उसी समय में इंडिया और बाकी जो देश थे वो कह रहे थे कि भाई ये तो वेस्ट की एक चाल है ताकि चाइना के ऊपर अपना कब्जा जमा सके, और उन्होंने कहा कि ताइवान असली चाइना नहीं है। ROC इज़ नॉट द रियल चाइना, PRC इज़ द रियल चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और उसी समय में ये जो PRC है, यानी जो चाइना, हम जिसको आज चाइना कहते हैं, इन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी, वन चाइना पॉलिसी। उसके तहत इनका मानना था कि कोई भी देश अगर हमारे साथ व्यापार करेगा या हमारे साथ संबंध रखेगा तो उसको मानना पड़ेगा कि दुनिया में केवल एक चाइना, और वो चाइना हम हैं। अगर आपको लगता है वो दूसरा देश चाइना है तो आप वन चाइना पॉलिसी को मान ही नहीं रहे। तो भारत बहुत समय पहले से वन चाइना पॉलिसी का समर्थक रहा है। भारत पहले भी मानता था कि चाइना मतलब जो चाइना हम जानते हैं वो चाइना, और ये चाइना नहीं है, ताइवान अलग देश है। तो क्योंकि इंडिया वन चाइना पॉलिसी को मानता है, इसलिए भारत ने ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं किए। लेकिन क्या इनके साथ व्यापार होता है हमारा? हाँ होता है। हमारा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है, और भारत की सरकार डायरेक्टली डील ना करते हुए इनके साथ अलग तरीके से डील करती है। यानी हम इनके साथ डिप्लोमेसी अगर नहीं कर सकते तो हम इनके साथ पैरा डिप्लोमेसी करते हैं। पैरा डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है जब आपके देश का कोई और फेडरल यूनिट, फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली डील नहीं कर रही है, गुजरात की गवर्नमेंट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, उनके CM जा रहे हैं यहाँ, उनके मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, वो कल्चरल एक्सचेंज में जा रहे हैं, वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में नहीं जा रहे, कल्चरल एक्सचेंज में जा रहे हैं। और इसलिए ताइवान की कंपनीज इंडिया में निवेश भी करती है, इंडिया के साथ व्यापार भी होता है। इतना ही नहीं, ताइवान तो चाइना के साथ भी बहुत सारा व्यापार करता है। फॉक्सकॉन जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसने भारत में अरबों का निवेश किया है अभी हाल ही में, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाने में, एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग करने में सबसे अग्रणी रोल निभाती है, वो भी ताइवान की कंपनी है। जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें ताइवान दुनिया में टॉप पर है। तो भारत ताइवान के साथ व्यापार करता है, व्यापार को लगातार बढ़ावा देने की बात भी कर रहा है। एक समय में तो इंडिया का ताइवान के साथ संबंध व्यापार की दृष्टि से रशिया से भी जाना था। तो वो दिखाता है इंडिया ताइवान के साथ रिलेशंस रखता है, लेकिन नॉट डायरेक्टली, डिप्लोमेटिकली नहीं, पैरा डिप्लोमेटिकली, मतलब भारत के राज्य जाकर वहाँ से डायरेक्टली एंगेज करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि ताइवान को क्यों भारत नहीं मानता। चाइना ताइवान को एज अ डिफरेंट कंट्री इंडिया ट्रीट करता है, लेकिन अभी फॉरेन रिलेशंस इंडिया ताइवान के नहीं है। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि भविष्य में शायद हमारे संबंध और सुधरें चाइना के साथ, या और बिगड़े। अगर बिगड़ जाते हैं तो हम ताइवान के साथ और संबंध डेवलप कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक आज का ये है कि मणिपुर की गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर पैनल बनाया है चेक करने के लिए। एक फ्यूल लीक हुआ था एक पावर स्टेशन में। तो ये फ्यूल लीक कहाँ हुआ था? तो इम्फाल के पास हुआ था। इम्फाल वैली में एक रिवर बहती है, ये उसके बारे में बात हुई थी। तो इम्फाल वैली में जो रिवर बहती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इम्फाल रिवर। ये आपको दिख रही है इम्फाल रिवर। यहाँ लमफेलाट रीजन जो है, यहाँ पर असल में ये दिक्कत है। ये रीजन यहाँ से बहता है। तो इम्फाल रिवर कहाँ है? नाम क्लियर है क्योंकि मेंशन हुआ था। आपको कंफ्यूजन ना रहे कि इम्फाल कोई रिवर भी है या नहीं, तो इम्फाल रिवर भी है और इम्फाल के पास ही वो बहती है। आपको यहाँ और रिवर्स जो है जैसे इम्फाल,
इरील, थौबाल, मकरू, इरांग, बराक। बराक तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको पता ही होगी। तो ये रिवर्स की नाम है जो इस रीजन में बहती है, इनको याद रखना चाहिए आपको। कौन कौन सी है? बराक, मकरू, इरांग, इम्फाल, इरील और थौबाल। ये रिवर के मेन आपको जो असल में ये जो बाकी रिवर्स हैं मकरू और इरांग, ये असल में जाकर बराक में ही मिल जाती हैं। और इधर मेजरली जो रिवर्स हैं इम्फाल हो गई, इरील हो गई, थौबल हो गई, ये सब यहाँ आपको बहते हुए फिर जाकर इस रीजन में आती है। तो आपको ये रिवर्स के बारे में बात होगी तो इम्फाल रिवर कहाँ बहती है, किस रीजन में, ये हमें पता होना चाहिए। ज्योग्राफिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेसेस इन न्यूज़ इसलिए कहा जाता है कि मणिपुरी गवर्नमेंट ने कमेटी बैठाई फ्यूल लीक को लेकर, कि पावर प्लांट इम्फाल वैली में जो है जहाँ ही विवाद हुआ उसके बारे में। तो ये था आज का वीडियो, आज की डिस्कशन। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और इसकी डिटेल्स जो PDF है वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल से, PW ओनली एस ऑफिशियल से। तो वो आप टेलीग्राम चैनल इसको स्कैन करके यहाँ पहुँच सकते हैं PW ओनली एस ऑफिशियल पर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।